हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के इतिहास को। तुगलक वंश से पहले खिलजियों का शासन चल रहा था और खिलजी वंश में भी कुछ ऐसे राजा थे जिसमें से एक था रंगीन राजा मुबारक खिलजी। इसके कारनामे कुछ अजीबोगरीब थे क्योंकि यह राज दरबार में कभी नग्न होकर या कभी स्त्री वस्त्र पहनकर दौड़ा करता था, इसलिए इसे रंगीन राजा कहा गया। अब चूँकि मुबारक खिलजी का शासन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, इसको दोस्तों खुसरो खां ने टपका दिया और खुसरो खां भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने टपका कर दिल्ली की कमान संभाली और यह दोस्तों बन गया तुगलक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश को, यानी तुगलक डायनेस्टी को, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक चला था, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहा है क्योंकि इस मध्यकाल भारत के इतिहास में तुगलक वंश में ऐसे कुछ राजा आए जिन्होंने कृषि के बारे में या किसानों के बारे में कुछ अच्छा सोचा, कुछ नए नए कर थे जो कष्टदायी थे उनको हटाया इन्होंने। तो तुगलक वंश पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ प्रश्न भी इंक्लूड किया है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लास्ट में मिलने वाले हैं। क्योंकि मध्यकाल का समय चल रहा था तो उस समय पर जितने भी शासक थे सभी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किए थे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपना टाइटल बदल दिया था, जिसने केवल गाजी का टाइटल अपनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गाजी का टाइटल किसने अपनाया था, तो यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले अपना टाइटल बदला, उसने सुल्तान से अपना टाइटल गाजी का टाइटल अपनाया था। खुद को सुल्तान ना बोल के उसने गाजी बोला था। अब हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में। इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किए जिसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अमीरों की भूमि ली गई थी उसको गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः वापस कर दिया। कृषि एवं किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचा था, इसलिए उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। और यह दोस्तों नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। यह परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इंक्लूड किया है। तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया था और इसी नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण कराया था और जिसमें 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट नाम का एक दुर्ग स्थापित किया था, तुगलकाबाद नाम का नगर स्थापित किया था। इसी नगर में उसने एक दुर्ग का भी निर्माण कराया था। इसने बहुत इंपॉर्टेंट सेवा चालू करी थी जिसका नाम है डाक सेवा की शुरुआत करी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। यह लकड़ी का महल जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही मोहम्मद बिन तुगलक भी था, उसने एक महल बनवाया था लकड़ी का महल, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उसी महल में दब के हो गई थी। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ही मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जो कि आपने देख लिया। मध्यकालीन शासक में यह दोस्तों सबसे पढ़ा लिखा एवं योग्य शिक्षित व्यक्ति था। यानी पूरे मध्यकाल के समय में जितने भी शासक थे, जितने भी दिल्ली में शासन किए, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे वह गुलाम वंश हो, चाहे वह तुगलक वंश हो, तो सभी वंशों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित योग्य विद्वान व्यक्ति था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी में स्थानांतरित करी थी। चूँकि दिल्ली सल्तनत चल रही थी इसलिए सभी शासक दिल्ली को राजधानी बनाए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी में किया था और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, जो कि इम्पोर्टेंट है। दिल्ली से इसने देवगिरी में स्थानांतरित करी और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद रख दिया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अलग टाइप का राजा था। यह सनकी, क्रूर एवं एक दूसरे के सुख दुख के प्रति यह उपेक्षा का भावना रखता था। मतलब जो भी डिसाइड करता था, जो भी डिसीजन लेता था, यह जनता के हित में नहीं था, इसलिए दिल्ली की जनता ने इसको पागल राजा घोषित किया था। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि पागल राजा किसे कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली की जनता ने पागल राजा घोषित करा था क्योंकि इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे शासन चलाने के लिए वो कुछ अजीब व गरीब थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसने दोस्तों कृषि के विकास में या किसानों के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए अमीर कोही नामक एक विभाग चलाया था। इसकी स्थापना करी थी कृषि की विकास के लिए, जिसमें कृषि को उन्नत बनाना, किसानों के हित में काम करना, उसके लिए अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना करी थी जो केवल कृषि के विकास के लिए काम करता था। मलिक ने
मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। यह सम्मान दिया करता जिसमें एक ठंड में कपड़ा और दूसरा गर्मी में दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ हटके भी काम करे थे, जैसे इसने सिक्का चलवाया था, चूँकि सुल्तानों का समय चल रहा था तो इसने भी अपने नाम के मतलब 2 सिक्के चलवाए थे। एक सिक्का था कांसा का, दूसरा था तांबा का, और जिनका मूल्य कितना हुआ करता था, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। यानी कांसा या तांबा का जो भी सिक्का था वह चांदी के टंका के बराबर होता था। कुछ विदेशी एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ टाइटल दिया था जो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है धनवानों का राजकुमार। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, यानी उसने उसका टाइटल दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1335 ईस्वी में दिल्ली आया था, जिसको सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब दोस्तों अफ्रीकी यात्री 1335 ईस्वी में, जिसको इब्न बतूता कहा जाता है, उसका नाम था, वह 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब इसके साथ क्या क्या होता है, 1342 ईस्वी में सुल्तान ने ही इसे अपना राजदूत बनाया और इसे चीन में भेजा था। तो याद रखिएगा 1335 ईस्वी में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। यह प्रश्न पूछा जाता है। इब्न बतूता भारत आया था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में या तुगलक वंश के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, जिसमें काफ़ी कुछ वर्णन किया है तुगलक वंश के बारे में। ये बहुत काफ़ी कुछ वर्णन किया है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में तुगलक वंश के जितने भी कारनामे थे, तुगलक वंश में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, उसको इसने डिटेल से लिखा है। वह लिखता है कि पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन के बारे में उसने डिटेल से बताया है। डाक चौकियों की स्थापना, गुप्तचर विभाग की व्यवस्था के बारे में भी रेहला पुस्तक में लिखा है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है तुगलक वंश के इतिहास को, जिसमें लिखा गया है कि नगाड़ों के भारीपन के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन भी इस पुस्तक में लिखा गया है। मतलब जो सती प्रथा थी वह काफ़ी व्याप्त थी तुगलक वंश में, जिसका वर्णन भी इसने रेहला पुस्तक में लिखा है। इसके अनुसार और इसमें यह भी लिखता है कि सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि कोई स्त्री सती होने जा रही है तो उसके लिए उसको सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका वर्णन पूरे इसने अपने किताब रेहला पुस्तक में लिखा है। तुगलक वंश के समय पूरा दिल्ली साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें पूरा कंट्रोल दिल्ली से हुआ करता था, यानी दिल्ली सल्तनत से हुआ करता था। लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और इसमें से कुछ अलग होकर अलग अलग प्रांत की स्थापना करी थी। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक विजयनगर की स्थापना करी थी। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि तुगलक वंश इसको पसंद नहीं आया था और कुछ कहा सुनी हुई थी और ये खुद कंट्रोल करना चाहते थे अपने नगर या अपने राज्य को। तो इसने 2 भाइयों ने मिलकर, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी। महाराष्ट्र में भी यही होता है कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बहमनी की स्थापना करी थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस समय पर तुगलक वंश चल रहा था तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुगलक वंश मध्यकालीन भारत का एक समय था जिसमें पूरा कंट्रोल उन लोगों का था, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना करी थी, इसलिए इसको याद करना इम्पोर्टेंट होता है। अब जो कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में भी वर्णन किया जाता है कि 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक नया शासक आता है जो तुगलक वंश की कमान संभालता है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में ही 1351 ईस्वी में होता है, क्योंकि 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और जभी से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की कमान संभालता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं क्या लिखता है, क्योंकि यह लोगों को बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, इसलिए लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ये बदायूं लिखता है उसकी मृत्यु के पश्चात।
तुगलक वंश का एक और प्रभावी शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे। खलीफा द्वारा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीरुल मोमिन की उपाधि दी गई थी। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया था। यानी कि इसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने 24 खतरनाक कर लगाए थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने ख़त्म करके केवल 4 कर को जारी रखा था, जिसमें पहला था खराज, जो लगान कर वसूला जाता था, खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया माल, जजिया कर, और एक था जकात कर। इसमें जो जजिया कर है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने ब्राह्मणों पर लागू करने वाला प्रथम शासक था। यानी ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे होगा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो कि यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं। कुछ आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, चूँकि उस समय पर सिंचाई व्यवस्था भी ज़रूरी थी, कृषि भी ज़रूरी थी, इसलिए इसने 5 सबसे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने सिंचाई कर भी लगाया था, और इसमें किस प्रकार की सिंचाई कर थी कि कुल उपज का 1/10 भाग आपको शासन को देना था। फिरोज ने 300 नए नगरों की भी स्थापना कराई थी, काफ़ी प्रभावी था। और इसने 2 इम्पोर्टेंट नियम भी चलाए थे, विभाग की स्थापना करी थी, जिसमें एक था दीवान खैरात। इसका मतलब होता है कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं या विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग की स्थापना करी थी, जिसका नाम था दीवान खैरात। और दूसरा था दीवान बंदगान। उस समय पर चूँकि दिल्ली सल्तनत का समय था तो गुलाम बनाने की प्रथा काफ़ी तेज़ थी, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा गुलाम होगा वह सबसे बड़ा राजा कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो फिरोज शाह तुगलक था उसके पास सबसे अधिक गुलाम थे, यानी दास सबसे अधिक 1,80,000 के समथिंग गुलाम थे। इसकी देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान का यह विभाग चलाया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसने दोस्तों तांबे एवं चांदी के मिश्रण से एक भारी सिक्का जारी किया था, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, तांबे एवं चांदी के सिक्के इसने भी जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक की फिर मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि दोस्तों हमने स्टार्टिंग में लिखा था 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक, तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश के जितने भी प्रभावी शासक थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब चूँकि बार बार मंगोलों का आक्रमण चल रहा था, तो इसके बाद से जो भी शासक आए वो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन केवल दिल्ली से पलाम तक ही रह गया था, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावी नहीं था, इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बीच में कुछ समय तक खाली भी रहा तुगलक वंश, तो अपन इसको मानते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक महमूद तुगलक ये अंतिम वंश का शासक था। मंगोलों के आक्रमण के बाद जो तुगलक वंश था वह लगभग ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि 12 साल तक इस पर किसी का शासन नहीं चला था। तो यहाँ पर अब दोस्तों ख़त्म होता है तुगलक वंश। खिज्र खान 1410 ईस्वी में आता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, और इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अब इसके बाद से तुगलक वंश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तुगलक वंश जब लास्ट चल रहा होता है, यानी तुगलक वंश का जब खात्मा होता रहता है, तब क्या क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जिसका कत्ल करके बहलोल लोधी भी दिल्ली की तख्त पलटकर और फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, और जिसका नाम है सैयद वंश। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों सैयद वंश, जिसको हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि आज की वीडियो में हम केवल तुगलक वंश को पढ़ने वाले थे, इसलिए हम केवल तुगलक वंश को पढ़े हैं। और तुगलक वंश से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा जा चुके हैं, जैसे MPPSC, UPPCS या UPSC में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। जिसमें पहला प्रश्न हमने इंक्लूड किया है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। यह प्रश्न पूछा गया था MPPSC प्री 2017 में। इसका ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोधी वंश। तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ लिया है, तो गाजी मलिक जो किस वंश का संस्थापक था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तुगलक वंश। दूसरा प्रश्न है
दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम अपनाया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व का 1/10 अथवा 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं होगी? यह पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2005 में, जिसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने दोस्तों भू राजस्व का 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं होने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक भी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न हमने इंक्लूड किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के किस किले का निर्माण करवाया था? यह भी पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में प्रश्न पूछा गया था, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलकाबाद। दिल्ली में इसने तुगलकाबाद नाम का शहर किले का निर्माण करवाया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर है, जिसको हमने कवर किया है हमने कवर किया है तुगलक वंश की पूरी वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप अभी तक वीडियो को देखते आ रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।